नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल करीम एजुकेशन वाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं एमसीक्यू के माध्यम से। और इसके पिछले लेक्चर पे मैंने सिविक्स के चैप्टर 1 को कवर किया था, जिसका नाम था पावर शेयरिंग, और उसके टोटल हमने 10 एमसीक्यू को कवर किए थे। और उसी क्रम में आज हम चैप्टर 2 को कवर करेंगे, जिसका नाम है फेडरलिज्म। पर इस चैप्टर 2 को कवर हम 5 वीडियो में करेंगे, तो इसका मतलब आज हम केवल 2 एमसीक्यू पे बात करेंगे, और वो दोनों के दोनों एमसीक्यू आपके पेपर की दृष्टि से, बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इन्हें विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है कि a system of government in which power is divided between a central authority and various constituent unit of the country is called। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि भैया हमें सरकार के एक ऐसे तरीके को बताना है जिसमें जो शक्तियां होती हैं वो केंद्र सरकार, सेंट्रल अथॉरिटी और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके बीच में बांटा जाता है या डिवाइड किया जाता है पावर को। तो उस तरीके की गवर्नमेंट को, उस तरह की सरकार को हम क्या बोलते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है फेडरलिज्म, संघात्मक शासन प्रणाली की सरकार। दूसरा ऑप्शन है हमारा कम्युनलिज्म। तीसरा ऑप्शन हमारा सोशलिज्म। और चौथा ऑप्शन हमारा डेमोक्रेसी। प्लीज आप अपने आंसर को लॉक करिए। आप कमेंट के माध्यम से आप अपने आंसर को दे सकते हैं। मैं एक बार पुनः एमसीक्यू के जो हमारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं उनको मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं आपके सामने। पहला ऑप्शन है फेडरलिज्म, दूसरा है कम्युनलिज्म, तीसरा है सोशलिज्म, चौथा है डेमोक्रेसी। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने अपने सही आंसर दिए हैं और इसका आंसर है ए। इसका आंसर क्या है बेटा? ए। याद रखिए बेटा, इसका आंसर क्या है? ए। ठीक है, इसका आंसर है ए। वेरी गुड यार। तो फेडरलिज्म, तो आपको याद रखना है जब भी आप फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वहां पर आपको टीयर सिस्टम मिलता है। क्या मिलता है? टीयर सिस्टम। और फेडरल गवर्नमेंट को हम एक और गवर्नमेंट बोलते हैं जिसका नाम होता है बेटा वर्टिकल पावर शेयरिंग गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं हम? वर्टिकल पावर शेयरिंग गवर्नमेंट। हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि पावर को हम 4 तरीके से शेयर करते हैं या शक्तियों को हम 4 तरीके से बांटते हैं। ठीक ना? एक था हमारा हॉरिजॉन्टल, एक था हमारा वर्टिकल, एक था हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम और एक था हमारा कम्युनिटी के बीच में जो हम शक्तियों को बांटते हैं, एक हमारा वो तरीका था। ठीक है, तो ये जो हमारा जो दूसरे नंबर का तरीका था जिसे हम बोलते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसे ही बोला जाता है फेडरल गवर्नमेंट। क्या बोला जाता है? फेडरल गवर्नमेंट। और इसे बोला जाता है हिंदी में संघात्मक शासन प्रणाली की सरकार। ठीक है, तो आइए अब हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ठीक है, तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच the power is divided between a central authority and various constituent unit of the country। तो आपको याद रखना है जो फेडरल सिस्टम होता है उसमें जो पावर की जो शेयरिंग होती है, उसमें जो शक्ति का बंटवारा होता है वो 2 सरकारों के बीच में किया जाता है। एक होती है केंद्र सरकार जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरी होती है राज्य सरकारें जिसे हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। दूसरा आपको पॉइंट इसमें ये याद रखना है कि प्रेजेंट टाइम में इस दुनिया में आपको ऐसे कौन से देश मिलते हैं जहां पर आपको फेडरल गवर्नमेंट देखने को मिलती है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास है इंडिया है, दूसरा हमारे पास यूएसए है, तीसरा हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है कनाडा, और उसके बाद हमारा बेल्जियम। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है आपसे, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि भैया आप ऐसे देशों के नाम बताइए जहां पर फेडरल गवर्नमेंट काम कर रही है। तो आप क्या बताएंगे? सर सबसे पहला इंडिया, दूसरा क्या बताएंगे? यूएसए, तीसरा क्या बताएंगे? कनाडा, चौथा क्या बताएंगे? बेल्जियम, और पांचवा क्या बताएंगे आप? 4 ही बता दीजिए, इनफ है। ऑस्ट्रेलिया भी है पर आप 4 याद रखिए। ठीक है ना? तो ये आपने एग्जाम्पल के तहत आपने इसकी बात कर ली। अब हम देखते हैं क्या फेडरल गवर्नमेंट के क्या क्या की फीचर होते हैं। तो ये क्वेश्चन सीधा 5 मार्क्स में आ सकता है, ये क्वेश्चन सीधा 5 मार्क्स में आ सकता है। क्या फेडरलिज्म गवर्नमेंट के की फीचर्स को आप बताइए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं की फीचर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। तो सबसे पहले
अगर आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, उसका एक इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो में क्या लिख सकते हैं आप, डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये जो डेफिनेशन यहाँ पे मैंने बताई है ना, तो आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद उसके की फीचर्स को लिखेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिख दी, उसके बाद आपने एग्जांपल बता दिया, और उसके बाद आप आगे क्या करेंगे, आप उसके की फीचर लिखेंगे। की फीचर में सबसे पहला क्या बता रहा है आपको, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो जो फेडरल गवर्नमेंट होती है ना, उसमें 2 और मोर लेवल की गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है, ठीक ना। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, 2 और मोर लेवल की गवर्नमेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगी। पर इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर 3 टियर सिस्टम आपको देखने को मिलता है। कितना टियर सिस्टम है इंडिया में, 3 टियर सिस्टम है, जहां पर सेंट्रल लेवल पे आपको नेशनल लेवल की गवर्नमेंट मिलती है, स्टेट लेवल पे आपको स्टेट लेवल की गवर्नमेंट मिलती है, और लोकल लेवल पर आपको गवर्नमेंट मिलती है, जिसे हम बोलते हैं, अगर आप लोकल लेवल पर जाएंगे, अगर आप गांव में जाएंगे, आप रूरल एरिया पे जाएंगे, तो आपको वहां पर ग्राम पंचायत मिलेगी। अगर आप शहरी एरिया पे जाएंगे तो आपको वहां पर नगर पालिका, नगर पंचायत जैसी सरकारें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इन बातों को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा जो हमारा फीचर है वो क्या है, सेम सिटीजन्स डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन। मतलब ये बोल रहा है बेटा, हमारा देश है इंडिया, यहां पर इस पूरे देश के लिए कानून कौन बनाता है, बोले सर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। पर मैं प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश में रहता हूं, तो मैं मध्य प्रदेश की सरकार भी अपने नागरिकों के लिए कानून बनाती है। तो ये जो दूसरा जो इसका फीचर है ना, सेम सिटीजन्स डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन, मतलब कि इस देश की एक ही नागरिकता होती है, एक नागरिक होते हैं, पर उसके ऊपर दो सरकारें शासन करती हैं। एक तरफ होती है हमारी केंद्र सरकार और दूसरी तरफ होती है हमारी राज्य सरकारें, ठीक है। तो डिफरेंट टियर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, बट ईच टियर हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपसे ये बोल रहा है बेटा कि हमारे देश में 2 लेवल की सरकारें होती हैं, पर जो नागरिक होते हैं वो एक ही होते हैं, और दोनों की दोनों सरकारें एक ही नागरिक के ऊपर शासन करती हैं। पर दोनों ही सरकारों के अपने अपने कार्यक्षेत्र अलग होते हैं। उनका लेजिस्लेचर सिस्टम अलग होता है, उनका ज्यूरिसडिक्शन सिस्टम अलग होता है, उनका टैक्सेशन अलग होता है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो हमारा है, अगला क्या है हमारा, अगला हमारा constitutional specification. The jurisdiction of the respective levels of tier of government are specified in the constitution. Thus the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. अब ये बोल रहा है बेटा, ये जो 2 सरकारें होती है ना बेटा, इन 2 सरकारों को अपने अपने क्षेत्र में काम करने की स्वतंत्रताएं दी गई है, पूरी तरीके से फ्रीडम दी गई है। पर इसको कहां पे लिखा गया है, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि भैया ये जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, उसके पास ये काम है। मतलब देखिए, हमारा जो सूची है, हमारे पास टोटल 12 सूची है, अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। उसमें जो 7वीं अनुसूची है, उसमें बताया गया है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक ना। तो उसमें यह बताया गया है कि केंद्र सरकार किस क्षेत्र पे काम करेगी, राज्य सरकार किस क्षेत्र पे काम करेगी, ठीक है। तो वहीं पे ये बात कर रहा कि भैया हमें तो डिफरेंट टियर की गवर्नमेंट मिलती है, पर हमने राज्य सरकारों को बोल दिया भैया आप इस एरिया पे काम करो, हमने केंद्र सरकार को बोल दिया है कि भैया आप इस एरिया पे काम करो। एग्जाम्पल के लिए, जो केंद्र सरकार है वो देश की सुरक्षा को संभालती है, जो केंद्र सरकार है वो देश की सुरक्षा के साथ साथ हमारे डिफेंस को भी देखती है। वहीं पे अगर आप बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, तो वो एग्रीकल्चर से संबंधित मुद्दे को देखती है, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित मुद्दे को देखती है, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। चौथा देखते हैं, चौथा है हमारा रिग्ड कॉन्स्टिट्यूशन। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिटरी चेंज by one level of government. Such change require the constant of both level of government. अब ये बोल रहा बेटा, जो हमारे संविधान का जो मूल ढांचा है, तो अगर आपको उसमें कोई चेंज करना है तो उसको सिर्फ एक टियर की गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती, उसको चेंज करने के लिए दोनों सरकारों की आवश्यकता होती है। दोनों सरकारों के द्वारा उस बिल को पास किया जाना चाहिए। दोनों सरकारों से मेरा मतलब है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट। जब अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है, उसके फंडामेंटल पे चेंज करना है,
जो उसका स्ट्रक्चर अगर हमें उसे उसमें चेंज करना है तो सिंपल सी बात है, हमें ये याद रखना है कि केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को दोनों को मिलकर ही उसे चेंज करना है। कोई केंद्र सरकार केवल अपनी पावर को यूज करके संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बड़ा चेंज नहीं कर सकती, उसके फंडामेंटल पे कोई चेंज नहीं कर सकती। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। हमारा जो चौथा पॉइंट है, एक मिनट रुकिएगा, ये हमारा चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है रोल ऑफ द कोर्ट। रोल ऑफ द कोर्ट, तो कोर्ट क्या करता है? कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को नहीं भैया, सुप्रीम कोर्ट को है। किसे है? संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। और वहीं पे मैंने आपको बताया, केंद्र सरकार सेंट्रल लेवल पर काम कर रही है, राज्य सरकार राज्य लेवल पर काम कर रही है। तो हो सकता है भाई दोनों के बीच कभी कोई विवाद हो जाए, दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम कौन करता है? हमारी सुप्रीम कोर्ट करती है, हमारी न्यायपालिका करती है। इसलिए जो हमारी न्यायपालिका होती है वो अंपायर की तरह काम करती है फेडरल गवर्नमेंट में, कि भैया राज्य सरकारें अपने क्षेत्र पर काम करे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने अपने क्षेत्र पर काम करे। दोनों अगर ओवरलैप करेंगे तो लड़ाई होगी, विवाद होगा, डिस्प्यूट होगा। तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम कौन करता है? हमारी कोर्ट करती है। तो ये भी इसका एक फीचर है रोल ऑफ कोर्ट में, ये भी इसका एक फीचर है। अगला है हमारा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है ना, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब है वित्तीय स्वतंत्रता। इसका छठवां पॉइंट है वित्तीय स्वतंत्रता। वित्तीय स्वतंत्रता कैसे है बेटा? मैंने आपको बताया है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7वीं अनुसूची है, हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, उसमें केंद्र सरकार के लिए, राज्य सरकार दोनों के लिए अलग अलग विषय पर बात की गई है और दोनों को अपने अपने क्षेत्र पर टैक्स लगाने का अधिकार है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको इनकम टैक्स लगाना है तो ये केंद्र सरकार लगाएगी। अगर आपको एग्रीकल्चर टैक्स लगाना है, अगर आपको एग्रीकल्चर टैक्स लगाना है तो वो कौन लगाएगा? हमारी स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। ठीक है, तो ये दो चीज आप याद रखिएगा कि अगर तो ये दो अलग अलग टैक्स है ना, दो अलग अलग टैक्स की मैंने बात की। सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कौन सा टैक्स लगा रही? सर वो तो इनकम टैक्स लगा रही है। स्टेट गवर्नमेंट है वो कौन सा टैक्स लगा रही? सर वो तो एग्रीकल्चर टैक्स लगा रही है। तो दो लोग अलग अलग लेवल पर टैक्स लगा रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो दोनों में कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। तो हमने रेवेन्यू जनरेट करने के, पैसे को एकत्र करने के दोनों को अपने अलग अलग साधन दिए हैं ताकि वो एक आसान तरीके से अपने क्षेत्र पर काम कर सके। राज्य सरकार अपने राज्य को चला सके, केंद्र सरकार अपने केंद्र के सिस्टम को चला सके। इसलिए हमने रेवेन्यू को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा 7वां पॉइंट है द फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव। याद रखना बेटा, जो संघात्मक शासन प्रणाली है उसका दोहरा उद्देश्य होता है, डुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो होता है बेटा कंट्री की, जो हमारा देश है ना, हमारे देश की यूनिटी को बनाए रखना। किसको बेटा? हमारे देश की यूनिटी को बनाए रखना। और दूसरा होता है बेटा जो रीजनल डाइवर्सिटी है, रीजनल डाइवर्सिटी को बनाए रखना। ठीक है ना, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। सबसे पहले देश की रक्षा करना और दूसरा उसकी यूनिटी को बनाए रखना, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसका डुअल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, जो इस देश की जो क्षेत्रीय विविधता है, जैसे भाषाई विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, जाति आधारित विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, तो ये जो विविधता आपको देखने को मिलती है, देश में जो क्षेत्रीय विविधता मिलती है, रीजनल डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, तो इसको भी बनाए रखना किसका काम है? ये हमारे फेडरल सिस्टम का काम है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरल सिस्टम, तो आप बताएंगे सर इसका दो उद्देश्य है, दो ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला पॉइंट तो सर इसका ये है, सर ये हमारे देश को सेफगार्ड करती है और देश की यूनिटी को प्रमोट करती है। दूसरा पॉइंट आपको ये बोलना है बेटा, सर ये रीजनल डाइवर्सिटी को क्या करती है बेटा? रीजनल डाइवर्सिटी को स्थान देती है, एकोमोडेट करती है कि भैया रीजनल डाइवर्सिटी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने अभी तक कितने पॉइंट कवर कर लिए हैं? 7 पॉइंट कवर किए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था सर? फेडरल गवर्नमेंट के की फीचर का पहला पॉइंट है कि सर, एक मिनट, पहला पॉइंट है कि सर इसमें 2 और मोर लेवल की गवर्नमेंट होती है, पर सर इंडिया में सर 3 लेवल की गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट सर कि सेम सिटीजन डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन। सर इस देश में रहने वाले एक ही नागरिक हैं, पर उनके ऊपर 2 सरकारें अलग अलग लेवल से काम करती है, उनके ऊपर रूल करती है। तीसरा पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेसिफिकेशन। इसका मतलब ये होता है बेटा, हमारे संविधान में दोनों सरकारों के लिए विशेष रूप से प्रावधान किए गए, लिखित प्रावधान किए गए, ताकि दोनों सरकारें आपस में किसी भी तरीके का ओवरलैप ना करें। चौथा पॉइंट है बेटा रिग्ड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब
हमारा जो संविधान है और उस संविधान का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले ही संविधान संशोधन के माध्यम से बदल नहीं सकती। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की आवश्यकता होती है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा रोल ऑफ द कोर्ट। तो मैंने आपको बताया है कोर्ट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है संविधान की व्याख्या करना, मतलब कि इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर दो सरकारों के बीच में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व कौन करता है, उसे अंपायर की तरह कौन देखता है, हमारे कोर्ट्स देखते हैं। अगला हमारा जो छठवां पॉइंट है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, वित्तीय स्वतंत्रता दी गई है। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब क्या है, केंद्र सरकार अपने उसके कुछ विषय है 7वीं अनुसूची में बताए गए हैं तो उस विषय पर वो टैक्स लगा सकती है। राज्य सरकार को भी कुछ क्षेत्र अधिकार दिए गए, वो 7वीं अनुसूची में ही, और वो अपने अपने एरिया पर क्या लगा सकती है बेटा, टैक्स लगा सकती है। और इसका जो 7वां पॉइंट है फेडरल सिस्टम का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो सर इसके डुअल ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले अपनी देश की रक्षा करना और उसकी यूनिटी को प्रमोट करना, और दूसरा पॉइंट है बेटा जो इसकी रीजनल डाइवर्सिटी है ना बेटा, उसको स्थान देना, उसको एकोमोडेट करना। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नहीं, इसके कुछ और भी फैक्ट है, आगे देखते हैं। ठीक है, अब इसी फेडरल सिस्टम से संबंधित एक और क्वेश्चन है जो कि आपको विशेष रूप से देखने की आवश्यकता है। अब आप देखिएगा, है ना, हाउ इज द फेडरल नेचर ऑफ इंडिया डिफरेंट फ्रॉम अदर फेडरेशन। अब ये बोला बेटा जो इंडिया की संघात्मक शासन प्रणाली है, इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है, तो विश्व के अन्य देशों से कैसे अलग है, अब हमें ये बताना है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश अ फेडरल सिस्टम विद अ यूनिटरी फीचर्स। भारत के संविधान निर्माताओं ने फेडरल सिस्टम के साथ साथ एकात्मक शासन प्रणाली को भी अपने संविधान में अपनाया था, यूनिटरी फीचर्स को भी अपनाए थे। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दोनों फीचर्स देखने को मिलते हैं, फेडरल फीचर भी देखने को मिलते हैं और यूनिटरी फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। इसलिए इंडिया को क्वासी फेडरल सिस्टम कहा जाता है। क्या बोला जाता है, क्वासी फेडरल सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं बेटा क्यों कहा जाता है, कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो कि भारत को फेडरल सिस्टम वाले देशों से अलग बनाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये बताया गया है बेटा, सबसे पहले यहां पर हमने स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाया है। किसको बनाया बेटा, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, In India, the central government has more powers than the state government. During emergency, the central government can control the state. अब ये बोला गया है बेटा, पहला पॉइंट ये है कि भैया हमारे देश में केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट की गवर्नमेंट से, राज्य की सरकारों से अधिक शक्तिशाली बनाया गया, अधिक शक्तियां प्रदान की गई है ताकि इमरजेंसी के समय में, आपातकाल के समय में क्या करे बेटा, वो राज्यों के ऊपर शासन कर सके। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बेटा states cannot be separated या separate। दूसरा पॉइंट है बेटा जो हमारे राज्य सरकारें होती है ना, उन्हें केंद्र सरकार से अलग होने का अधिकार नहीं है। इंडियन स्टेट्स डू नॉट हैव द राइट टू लीव द कंट्री। मतलब कि आपको पता है एक स्टेट भारत है और भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है, पर राज्यों को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वो केंद्र सरकार को छोड़कर चले जाएं, अलग हो जाए। ठीक ना, तो याद रखना स्टेट्स कैन नॉट सेपरेट, स्टेट अलग नहीं हो सकते। इंडियन स्टेट्स डू नॉट हैव द राइट टू लीव द कंट्री। इंडिया ऑलवेज रिमेन वन यूनाइटेड नेशन या वन यूनाइटेड कंट्री। ये चीज आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट है बेटा पार्लियामेंट कैन चेंज स्टेट। इसका जो तीसरा पॉइंट है बेटा जो इंडिया को दूसरों फेडरल कंट्री से अलग बनाता है, पार्लियामेंट कैन चेंज स्टेट्स। तो आपको याद रखना है कि अगर आपको कोई नया स्टेट बनाना है या फिर स्टेट की बाउंड्री में कोई परिवर्तन करना है, कोई चेंज करना है, तो इस काम को अकेले केंद्र सरकार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है ना, द इंडियन पार्लियामेंट कैन क्रिएट न्यू स्टेट। याद रखना बेटा एक नए स्टेट को बना सकती है और चेंज द बाउंड्री ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। मतलब जो वर्तमान समय में जो स्टेट है ना, तो उसकी बाउंड्री में चेंज कर सकती है। एग्जांपल के नए स्टेट कैसे बना था, जो अभी हमारा 2014 में स्टेट बना था वो बना था तेलंगाना, और किससे अलग होकर बना था, वो आंध्र प्रदेश। तो ये किया किसने था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है और यही याद रखना बेटा तीसरा पॉइंट है इसका। ठीक है, चौथा पॉइंट, है बेटा इसका अनइक्वल पावर्स टू स्टेट्स। unequal powers to the states. Some states are given special powers under the constitution. तो यहां पर राज्यों को भी अलग अलग पावर्स दी गई हैं। जो हमारे स्टेट्स होते हैं, जैसे कि हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य है,
उनको अलग पावर दी गई है। बिहार को एक स्पेसिफिक स्टेट का दर्जा दिया गया है। वहीं पे अगर आप बात करें छत्तीसगढ़, उसे भी एक स्पेसिफिक स्टेट का दर्जा दिया गया है। तो यहां पर राज्यों को अलग अलग पावर्स दी गई है। सभी राज्यों को एक समान पावर नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई है? क्योंकि हमारे देश में अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं और सांस्कृतिक रूप से उनकी जो संस्कृति है वो बहुत ही ज्यादा विशिष्ट है। तो उनकी संस्कृति को बनाए रखने के लिए और उनके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हमने क्या किया? राज्यों को अलग अलग राइट्स दिए हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया हैज वन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द एंटायर कंट्री। इसका मतलब बेटा भारत देश के लिए केवल एक ही संविधान है। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार के अलग संविधान, राज्य सरकार के अलग संविधान, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारे देश के लिए एक ही संविधान को अपनाया गया है, वन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट्स डू नॉट हैव सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद हमारा जो 6 वाला पॉइंट है वो है बेटा सिंगल सिटीजनशिप। तो जो संघात्मक शासन प्रणाली के और देश है, जैसे कि हमारा हो गया यूएसए, तो वहां पर क्या होता है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी अलग सिटीजनशिप मिलती है और स्टेट्स की अलग सिटीजनशिप मिलती है। पर इंडिया में डुअल सिटीजनशिप की बजाय पर हमने सिंगल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को अपनाया है, एकल नागरिकता के कॉन्सेप्ट को अपनाया है। तो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज ओनली वन सिटीजन, दैट इज इंडियन सिटीजन। तो याद रखना बेटा, हमारे देश में सिर्फ वन सिटीजनशिप के पॉलिसी को अपनाया गया है, इंडियन सिटीजनशिप। और जो विश्व में और जो फेडरल कंट्रीज हैं, एग्जांपल के लिए कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, तो वहां पर डुअल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है। भैया केंद्र सरकार की एक अलग सिटीजनशिप होती है, राज्यों की अलग सिटीजनशिप होती है, पर इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम को अपनाया गया है। ठीक, ये आपको याद रखना है। फिर अगला पॉइंट है हमारा इमरजेंसी चेंज द सिस्टम ड्यूरिंग नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसीज द फेडरल सिस्टम वर्क लाइक अ यूनिटरी सिस्टम। ये बोल रहा है बेटा ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल के समय में जो हमारी केंद्र सरकार है उसको अधिक शक्तिशाली बना दिया जाता है, अधिक शक्तिशाली वो हो जाती है और वो पूरे देश के लिए काम करती है। राज्यों का वहां पर अस्तित्व खत्म नहीं होता, हम ये नहीं बोल सकते, पर राज्यों की पावर को कौन यूज करने लगता है? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करने लगती है। इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आप याद रखिएगा। तो ये क्या है, हमारे कुछ पॉइंट्स है जिसे आपको याद रखना है, जो ऐसे पॉइंट है जो कि हमें मतलब हमारे फेडरल सिस्टम को अन्य देशों से अलग बनाते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा, हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट्स कैन नॉट सेपरेट। दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है पार्लियामेंट कैन चेंज स्टेट, मतलब कि स्टेट की जो बाउंड्रीज है और जो नए स्टेट बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। अनइक्वल पावर्स टू द स्टेट्स, इस देश में 28 स्टेट है, 28 स्टेट को अलग अलग पावर्स दी गई हैं, सभी को इक्वल पावर नहीं दी गई है। उसके बाद सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश को चलाने के लिए कितने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है। ऐसा नहीं भैया केंद्र सरकार का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, राज्य सरकार का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ऐसी व्यवस्था भारत देश में नहीं है। हमारे देश में केवल सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है, क्या बात करता है? सिंगल सिटीजनशिप की। और अगला पॉइंट क्या है बेटा हमारा, इमरजेंसी चेंज द सिस्टम। इमरजेंसी हमारे पास 3 तरीके की होती है, एक होती है नेशनल इमरजेंसी, एक होती है स्टेट इमरजेंसी और एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो तीनों इमरजेंसी के समय क्या होता है, अगर हमारे देश में इन तीनों में से कोई भी इमरजेंसी लगेगी तो जो क्या होगा, जो हमारे स्टेट्स है ना वो पूरी तरीके से किसके अधीन आ जाएंगे, किसके अंडर में आ जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अगला जो हम आपके बुक में एक टॉपिक दिया है कि भैया जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो कितने टाइप की होती है? वो मेनली 2 टाइप्स की होती है। जो फेडरल गवर्नमेंट होती है ना वो मेनली 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। तो सबसे पहला जो होता है बेटा वो होता है कमिंग टुगेदर, और दूसरा जो फेडरल सिस्टम होता है उसे बोला जाता है होल्डिंग टुगेदर। याद रखना, फेडरल सिस्टम को अगर आपको बनाना है तो उसके 2 तरीके हैं। एक है बेटा कमिंग टुगेदर, एक क्या है? एक है बेटा हमारा कमिंग टुगेदर, एक हमारा कमिंग टुगेदर, एक हमारा होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में क्या होता है बेटा, जो स्टेट्स होते हैं वो आपस में मिलकर एक
सेंट्रल का निर्माण करते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाते हैं। और होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले से होती है और उसके साथ क्या होते हैं, वो राज्यों को पकड़ के रखती है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं आपसे बोलूं कमिंग टुगेदर, कमिंग मतलब आओ। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाने के लिए सभी राज्य आपस में मिलते हैं और बनाते हैं किसको, फेडरल गवर्नमेंट को। और वहीं पे आप बात करें होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले से रहती है और वो कुछ पावर्स दे देती है, किसे, स्टेट को डिवाइड कर देती है अपनी ही पावर को, तो उसे हम बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर। आइए अब हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। कमिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इंडिपेंडेंट स्टेट्स डिसाइड टू ज्वाइन टुगेदर, दे फॉर्म बिगर कंट्री फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना, तो मैंने आपको पहले बता दिया, स्टेट्स आपस में आते हैं और फिर क्या बनाते हैं बेटा, कमिंग टुगेदर वाली फेडरल सिस्टम बनाते हैं। और बेटा एक बिगर कंट्री को सिक्योरिटी देने के लिए, डेवलपमेंट के लिए वो क्या करते हैं बेटा, एक फेडरल को बनाते हैं। ऑल स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर, और यहां पर सभी स्टेट्स को इक्वल पावर्स होती हैं। वहां पर इक्वल पावर्स नहीं होगी, कहां पर, होल्डिंग टुगेदर में। क्यों नहीं होगी, क्योंकि होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल गवर्नमेंट पहले से है हमारे पास और उसने स्टेट्स को कुछ कुछ पावर डिवाइड की है। और पर जो कमिंग टुगेदर में क्या होता है, जो स्टेट्स है वो आते हैं, आपस में मिलते हैं और एक बड़े से संघ का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, इसलिए जो हमारा कमिंग टुगेदर है फेडरल सिस्टम, उसमें सभी स्टेट्स को इक्वल पावर्स दी जाती है। ठीक है, चलिए। और द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट वेरी पावरफुल। जो हमारा कमिंग टुगेदर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होती है। दिस टाइप ऑफ फेडरल्स इज वॉलेंट्री, मतलब वॉलेंट्री तरीके से ये काम करती है। ठीक है ना, तो कमिंग टुगेदर में आपको याद रखना है, जो स्टेट्स होते हैं वो आपस में आते हैं और एक फेडरेशन को बनाते हैं। और बिगर कंट्री को चलाने के लिए, क्योंकि भाई उसकी सिक्योरिटी की जरूरत होती है, उसको डेवलपमेंट की जरूरत होती है, और यहां पर स्टेट्स को इक्वल पावर मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि भाई इन यही स्टेट्स आपस में मिलकर ही तो इन्होंने फेडरल सिस्टम को बनाया है। और यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर नहीं होती है, इसलिए वॉलेंट्री की तरह काम करती है। ठीक है, तो आपको कमिंग टुगेदर में याद रखना है, स्टेट्स आपस में मिलते हैं, ज्वाइन होते हैं और एक इंडिपेंडेंट स्टेट क्या करते हैं, एक फेडरेशन को बनाते हैं। और इसका मेन पर्पस क्या होता है फेडरेशन को बनाने का, कि भाई एक बड़े देश के लिए क्या कर सके, वो डेवलपमेंट का काम कर सके और सिक्योरिटी जैसे मुद्दों को वो देख सके। कौन, फेडरल गवर्नमेंट। उसके बाद जो स्टेट्स जिन्होंने इस फेडरल को बनाया है उनको इक्वल पावर दी जाती है। इसलिए बोला गया है कि भाई जो कमिंग टुगेदर में जो फेडरेशन होता है, जो फेडरल होता है, वो एक वॉलंटरी सिस्टम होता है और उसके पास ज्यादा पावर भी नहीं होती है। क्यों, क्योंकि स्टेट्स के पास पावर इक्वल रूप से डिवाइड कर दी गई है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स कौन कौन से, ये आप देखिएगा तो यूएसए इसका एग्जांपल है, ऑस्ट्रेलिया इसका एग्जांपल है और स्विट्जरलैंड इसका एग्जांपल है। तो आप विशेष रूप से याद रखिएगा कमिंग टुगेदर के एग्जांपल कौन कौन से हैं, एक यूएसए है, एक स्विट्जरलैंड है और एक ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अब आते हैं होल्डिंग टुगेदर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। होल्डिंग टुगेदर में क्या है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है इंडिया। ठीक ना, अ बिग कंट्री डिवाइड इट्स पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। तो इसका ये मतलब बेटा, जो होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट पहले से होती है और ये अपनी कुछ पावर्स को किसे दे देती है, स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है। ठीक है ना, तो यहां पर एक बिग कंट्री होती है जो डिवाइड करती है अपनी पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, यहां पर जो फेडरल गवर्नमेंट में जो होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट होती है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल होती है अकॉर्डिंग टू कमिंग टुगेदर फेडरेशन के सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद स्टेट्स में हैव डिफरेंट पावर, और स्टेट के पास अपनी अलग अलग पावर्स होती हैं। द कंट्री रिमेन स्ट्रांगली यूनाइटेड, इसमें भी भैया जो देश होता है वो स्ट्रांगली यूनाइटेड रहता है। लास्ट पॉइंट है बेटा, दिस सिस्टम हेल्प इन मैनेजिंग डाइवर्सिटी। जो होल्डिंग टुगेदर सिस्टम होता है, ये डाइवर्सिटी को मैनेज करने में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट रोल ये निभाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन देख लें, फिर हम इसको देखते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग अ यूनिटरी गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट आपने पहले पढ़ लिया है, तो उसके फीचर्स अगर आपको पता होंगे तो ये आप आराम से बता देंगे। यूनिटरी गवर्नमेंट के कौन से फीचर को ये बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द यूनिटरी गवर्नमेंट। सिंपल सी बात, यहां पर फेडरल गवर्नमेंट के आपको एग्जाम ऑप्शन में ऑप्शन दिए होंगे और आपको यूनिटरी फीचर आपको बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बेटा ए ऑप्शन है, देयर इज आइदर ओनली वन गवर्नमेंट और सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इज कंजर्वेबल
टू सेंट्रल गवर्नमेंट, द पावर ऑफ स्टेट्स गवर्नमेंट आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका आप मुझे आंसर बताइए। मैं ऑप्शन फिर पढ़ दे रहा हूं, क्वेश्चन ही पढ़ दे रहा हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, गलत है, रिगार्डिंग अ यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है ना, कौन सा इसमें से ऑप्शन गलत है? तो क्या यूनिटरी गवर्नमेंट में देयर इज आइदर ओनली वन गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा ऑप्शन है द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंस गवर्नमेंट, अ स्टेट गवर्नमेंट इज कंजर्वेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर है बेटा वो है डी। ठीक, इसका आंसर क्या है? डी। क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट में मेरा ये जो डी ऑप्शन है ना, ये फेडरल गवर्नमेंट का है कि द पावर ऑफ स्टेट्स गवर्नमेंट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया है ना फेडरल गवर्नमेंट के फीचर में कि भैया केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो क्षेत्र अधिकार होते हैं, जो उनका जो एरिया होता है काम करने का, उसको स्पष्ट रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है। ठीक है ना, अब देखते हैं इसके फीचर को, है ना। आइए, ये टेबल फॉर्म में मैंने लिख दिया फीचर, फेडरल गवर्नमेंट के क्या फीचर होते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट के क्या फीचर होते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं बेटा इसके मीनिंग क्या है। मीनिंग क्या है? पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया फेडरल सिस्टम में क्या होता है, जो पावर्स होती है वो दो सरकारों के बीच में डिवाइड की जाती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट हो गई। वहीं पर जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, जो एकात्मक शासन प्रणाली की सरकार होती है, वहां पर जो पूरी पावर होती है, उस पूरी पावर को कंसंट्रेट करके कहां कर दिया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। याद रखना, पावर इज कंसंट्रेटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जो फेडरल सिस्टम होता है उसमें आपको 2 या 3 टियर सिस्टम आपको देखने को मिलता है, 2 या 3 लेवल की सरकारें देखने को मिलती है। एग्जांपल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल लेवल पर आपको रूरल एरिया पर ग्राम पंचायत और अर्बन एरिया पे आपको नगर पालिकाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, पर वहीं पे आप बात करेंगे यूनिटरी सिस्टम में, तो देयर इज ओनली वन मेन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनिटरी एक सरकार यहां पर देखने को मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, पावर्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स आर क्लियरली रिटन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा हमने केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार, दोनों की पावर को अलग अलग डिवाइड करके स्पेसिफिक रूप से लिख दिया है। पर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स, पर जो हमारी यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, हमारी जो, एक मिनट रुकिएगा ना, ठीक है, हमारी जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो पहले से ही सेंट्रल गवर्नमेंट को मोर पावरफुल बनाता है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मोर पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव मोर पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो फेडरल सिस्टम होता है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली रिटन होता है, लिखा होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अलग अलग हमने क्या दी है बेटा, पावर्स दी है। अगला देखते हैं बेटा, अथॉरिटी ऑफ द स्टेट्स। तो स्टेट्स हैव इंडिपेंडेंट पावर। फेडरल सिस्टम में क्या होता है, स्टेट्स के पास अपनी खुद की पावर होती है, इंडिपेंडेंट पावर होती है। और वहीं पर आप यूनिटरी सिस्टम में देखेंगे, स्टेट्स वर्क अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो उसके सबऑर्डिनेट की तरह काम करते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। ठीक ना, तो याद रखना बेटा, अथॉरिटी ऑफ द स्टेट क्या है, तो फेडरल सिस्टम में क्या है बेटा, स्टेट्स हैव इंडिपेंडेंट पावर्स, जिसके माध्यम से वो काम करते हैं। और जो यूनिटरी सिस्टम होता है, स्टेट्स वर्क अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट या सबऑर्डिनेट की तरह काम करते हैं। उसके बाद है बेटा, 5वां पॉइंट है बेटा, चेंज ऑफ पावर। तो पावर कैन नॉट चेंज इजिली। फेडरल गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया ना, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है तो आप इजिली आप उसको, उसके फंडामेंटल, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को, फंडामेंटल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते फेडरल गवर्नमेंट में, क्योंकि वहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहमति होगी, तभी आप उसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर पर आप चेंज कर सकते हो। पर वहीं पे आप बात करें किसकी, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एकात्मक शासन प्रणाली की सरकार में, पावर कैन बी चेंज इजिली बाय द सेंटर। तो पावर मतलब कि पावर्स भी इजिली चेंज किया जा सकता है, कहां पर, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, पर फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। सिटीजनशिप, तो मे हैव डुअल सिटीजनशिप। फेडरल सिस्टम में क्या होता है, आपको डुअल सिटीजनशिप देखने को मिलता है, पर वहीं पे आप बात करेंगे कहां पर, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो वहां पर यूजुअली आपको सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलती है। और आपको एग्जांपल में देखना है, तो अगर आप फेडरल कंट्री की बात करेंगे तो यहां पर आपको इंडिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, इंडिया देखने को मिलेगा। ठीक है, इंडिया देखने को मिलेगा, यूएसए देखने को मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। ये फेडरल गवर्नमेंट के एग्जाम्पल है। वहीं पर अगर आप बात करें यूनिटरी गवर्नमेंट की, किसकी, यूनिटरी गवर्नमेंट की, तो यूके इसका एक मिलेगा, और फ्रांस है, श्रीलंका है। ये क्या है बेटा, यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, आइए अब हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं।
हम क्या देख रहे थे, डिफरेंस बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है सर? फेडरल गवर्नमेंट का मीनिंग होता है कि सर इसमें जो पावर होती है वो दो गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। पर वहीं पर जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ जो सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, उसमें जो पूरी की पूरी पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद कंसंट्रेट होती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको बोला गया है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है, यहां पर 2 टियर सिस्टम आपको देखने को मिलता है। पर वहीं पर आप बात करेंगे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो यहां पर आपको सिंगल टियर सिस्टम मिलता है, पूरी की पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप बात करें तो फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम जो होता है गवर्नमेंट का, उसमें क्लियरली ये बताया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस किस एरिया पर काम करेंगे, लिखित रूप से रिटर्न प्रोविजन किए गए हैं। पर अगर आप बात करेंगे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिक पावर दी गई है। ठीक है, अगला पॉइंट, अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। तो फेडरल गवर्नमेंट में स्टेट को इंडिपेंडेंट पावर दी गई है, पर वहीं पर आप बात करेंगे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में उसे एक सबऑर्डिनेट की तरह रखा गया है या फिर उसे केंद्र सरकार के अंडर माना गया है। अगला पॉइंट है चेंज ऑफ पावर। तो फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है बेटा, आप इजीली पावर को चेंज नहीं कर सकते, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप इजीली पावर चेंज कर सकते हो। और उसके बाद अगला पॉइंट है 6 पॉइंट हमारा सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट में आपको क्या देखने को मिलता है, डुअल सिटीजनशिप देखने को मिलती है। फेडरल गवर्नमेंट में कैसे सिटीजनशिप होती है, डुअल सिटीजनशिप होती है। पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कैसे सिटीजनशिप होती है, सिंगल एकात्मक नागरिकता के प्रावधान को अपनाया गया। 7वां पॉइंट है बेटा एग्जांपल। अगर आपको फेडरल गवर्नमेंट के एग्जांपल देखना है तो हमारा इंडिया इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, यूएसए इसका एग्जांपल है, ऑस्ट्रेलिया इसका एग्जांपल है। और वहीं पर अगर आप बात करें यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो सबसे अच्छा एग्जांपल आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा है, श्रीलंका का नाम ले सकते हैं, यूके की बात कर सकते हैं और फ्रांस की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगला जो इसका पार्ट है वो कल आएगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए। एजुकेशन वाला को लाइक करना ना भूले, इस लेक्चर को लाइक करना ना भूले, एजुकेशन वाले चैनल को सब्सक्राइब करें और निरंतर आप लगे रहें, क्योंकि हम लगे हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम को सफल बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप भी लगे रहिए, हम भी लगे रहते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।